जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है। वस्तु को जब गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है, तो उसकी चाल जो है बढ़ जाएगी। जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। काइनेटिक गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वस्तु का ताप किसका सूचित करता है। देखिए, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ये जो है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु, किसी वस्तु के जो ताप में वृद्धि होती है तो उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब वस्तु के ताप में वृद्धि होता है तो उसका ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसकी चाल जो है घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है और जब गर्म किया जाता है तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदल सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड ने। रमफोर्ड ने बताया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवी ने। डेवी जो वैज्ञानिक है बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था और बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर उसका गलनांक घट जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एवं स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का स्थिरांक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए 4186 जूल पर किलो कैलोरी होता है, 4.186 जूल पर कैलोरी होता है, 4.186 गुने 10⁷ अर्ग पर कैलोरी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सही है, कि बताना है कि इसमें कौन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, W बराबर Q बराबर जूल होता है, तो जूल बराबर होता है W/Q। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये Q आवेश है और ये वर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है। देखिए, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, तो इस क्रिया में क्या होता है। जब कुछ पानी का लगातार जब मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, तो क्रिया में क्या होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। देखिए, जब पानी को लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप जो बढ़ जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। देखिए,
वाष्प जो इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। बॉयलर जो होता है उसके अंदर उच्च दाब होता है, इसके कारण जो तापमान उच्च हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में जो है हैंडपंप का पानी गर्म होता है। ये जो है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। देखिए इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो ताप का एसआई मात्रक है, और कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये ऊष्मा का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। देखिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.2 गुना 10⁻³ जूल होता है। ये जो है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुना 10⁻³ जूल। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जल प्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ये जो है जल प्रपात से अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। ये जो है गर्मी में जो तापमान है 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्यों करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ये जो है जब गर्मी का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है, क्योंकि अपने शरीर के जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? देखिए बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो गलनांक घट जाता है, इसलिए बर्फ के 2 टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्यों? गैस तापमापी जो है द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि उसका गैस क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैस का प्रसारण गुणांक अधिक होता है, इसलिए संवेदी होता है। जो गैस का तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक है अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीबेक के प्रभाव पर। ये जो है ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। देखिए अत्यधिक ऊंचे तापों की माप कैसे की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण तापमापी से। ऊंचे तापमापों की तापमापी की जाती है पूर्ण विकिरण तापमापी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। कि पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन के नियम पर। दूरी की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? जो है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा जो है सूर्य का ताप मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों?
ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। एल्कोहल का जो है द्रवणांक होता है निम्नतम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। कि विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ये जो है विकिरण पैरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम मापा जा सकता है। थर्मोकपल तापयुग्म है द्वारा बनाया जाता है। देखिए थर्मोकपल किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो अदृश्य धातुओं के। थर्मोकपल जो है दो अदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का जो है ताप किसे मापा जाता है? पैरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सही है। देखिए निम्न में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, F माइनस 32/9 बराबर C/5। F हो गया फ़ारेनहाइट और C हो गया सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते। देखिए ये जो है सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर हिमांक होता है। जल का जो क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। देखिए ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस जो है परम शून्य ताप कहलाता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन होता है। ये जो है केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 36 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 310 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा तापक्रम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों के एक समान होता है? ये जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री सेल्सियस जो है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूनतम संभव ताप है। ये जो न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस जिसे हम परम शून्य ताप बोलते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा? तो इसमें बताना है, फ़ारेनहाइट दिया गया है तो सूत्र होता है कि F -32/9 बराबर C/5। ये सूत्र होता है। तो दिया गया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बताना है, तो चलिए निकालते हैं। तो दिया गया 212 -32/9 बराबर C/5। तो हम इसको घटाएंगे, 212 -32 तो घटाएंगे तो आएगा 180। 180/9 इजिकल टू C/5। देखिए तो ये हो गया 180/9 इजिकल टू C/5 हो गया। ये कटा देंगे, ये 20 बार में चला जाएगा और 5 से गुना कर देंगे तो C इजिकल टू 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना हो गया कि फ़ारेनहाइट स्केल पर वस्तु का तापमान 212 डिग्री दिया गया है और सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान क्या, तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री के बराबर होगा? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर जो बी है 32 डिग्री के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, तो 32 डिग्री के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए ये है 38। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। ये जो है 98.4 डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो देखिए निकालते हैं, 98.4 माइनस ये 32 हो गया बटा 9 सेल्सियस में निकालना है। तो इसको घटा देंगे, 9 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, तो घटाएंगे तो आएगा 66.4 बटा 9 इजिकल टू सी बटा 5 हो गया। तो इसको घटाएंगे तो आगे कितना आएगा 7.37 और ये 5 से गुना कर देंगे तो आएगा कितना 36.89 ये डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका सही आंसर है कितना, ऑप्शन नंबर बी 36.89। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। ये जो है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापक्रम कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली में जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा है डेली वीडियो अपलोड होता है कि दिल्ली में जो जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मंसूरी में जल का तापमान कितना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ये जो है मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो इसका सूत्र है, एक बार लिख दे रहे हैं कि F माइनस 32 बटा 9 इजिकल टू C बटा 5। ये सेल्सियस हो गया, ये फ़ारेनहाइट होगा, तो हम सेल्सियस का मान बैठा देंगे, यहाँ 60 लिख देंगे और इधर 12 से कटा देंगे और ये 12 में 9 से गुना करेंगे तो 108 आएगा और प्लस 32 जोड़ देंगे, कितना आएगा 140। तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, ये फ़ारेनहाइट में बताना है। किसी मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है फ़ारेनहाइट में बताना है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। देखिए धातु की जो है चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। ये चायदानी है और इसमें लगा रहता है लकड़ी का ये जो हैंडल, तो क्यों लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए जो गर्म नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब गर्म पानी को मोटे कांचे गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। गर्म पानी को मोटे कांचे गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। जब उस पर गर्म पानी छिड़का जाता है तो अचानक गिलास जो है विस्तारित होती है, इसी के कारण वह टूट जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। किस तापमान पर तापक्रम अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है। ये जो है जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कहते हैं, तो 0 से लेकर और 4 तक कम होती है और 4 के बाद बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कि यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होता है। जब जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। साइकिल के ट्यूब जो अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। ये जो है गर्मी के कारण जो है ट्यूब फट जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई क्या होती है। जब शीशे की छड़ भाप में रखी जाती है तो उसका लंबाई जो है बढ़ जाती है लेकिन उसकी चौड़ाई में क्या होता है तो अवस्थित रहती है। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति इन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत।